कैसे हैं आप लोग और कैसे स्टडी आप लोगों की चल रही है, कमेंट में बताइएगा। आप लोग कंटिन्यू, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे होंगे और अपने अध्ययन को जो है कंटिन्यू बनाए होंगे। आपका फोकस जिस भी एग्ज़ाम पर है, आरओ पर है, बीओ पर है या पीसीएस 2023 पर है, जो भी एग्ज़ाम पर आप फोकस कर रहे हैं, आप कंटिन्यू अपने स्टडी को बनाए रखिए मित्रों। और यही 2-3 महीना आपके लीड का समय है। इस 2-3 महीने में जो आप पढ़ लेंगे वो आप लीड में रहेंगे मित्रों। उसके बाद नवंबर दिसंबर से तो पढ़ाई और तैयारी जो सब लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आप जो है लीड में नहीं रहेंगे। तो आप अगर लीड चाहते हैं, कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं, पोजीशन अपनी एक स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप अभी से मित्रों हम लोगों के साथ में लगातार मेहनत कीजिए, लगातार रिवाइज कीजिए। और हम लोग जो है 1-2 दिन में जो है टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। रेगुलर आप टेस्ट सीरीज़ को जो है फॉलो कीजिए और डेफिनेटली जो है आप जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर रहेगा मित्रों। आज हम लोग जो है मित्रों भारत पर विदेशी आक्रमण का अध्ययन करने जा रहे हैं मित्रों। और इसमें जो है हम लोग ईरानी फारसी आक्रमण और जो यूनानी आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मित्रों। हम अपने लेक्चर को शुरू करें इसके पहले जो है मैं एक 2 पंक्तियों के माध्यम से 2 पंक्तियों के द्वारा मैं अपने लेक्चर को शुरुआत करना चाहूँगा। रातों के पीछे सूरज का डेरा, सूरज के पीछे सवेरा, रातों के पीछे सूरज का डेरा, सूरज के पीछे सवेरा, का से कोशिश करना, खा से खुशियाँ लाना, गा से गिरना पड़े तो घा से कभी ना घबराना। तो किसी भी तरीके से अलगाव पर बचिए और एकदम से अपने लक्ष्य पर, टारगेट पर अपने नज़र को बनाए रखिए और कंटिन्यू अध्ययन कीजिए। सफलता सुनिश्चित है मित्रों। चलिए इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको अभी बाद में करते हैं। इस मैप को बेसिकली पीछे लगना था, लेकिन ये गलती से यहाँ लग गया है। चलो अभी बाद में उसको हम लोग कर लेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण मित्रों, तो हम लोग देखते हैं कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण जो है सबसे पहले जो है फारस या ईरान से हुआ था मित्रों। तो उसी क्रम में जो है हम इस पीपीटी के माध्यम से जो है हम ईरानी या फारसी आक्रमण को जो है समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो है ईरानी या फारसी हकामनी ने जो है आक्रमण जो है किया था मित्रों। ईरानियों के बाद में यूनानियों, यानी सबसे पहले जो है ईरान के लोग आए थे, उन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद जो है यूनानी बाद में आए थे। तो ईरानियों के बाद में यूनानियों ने भारत पर आक्रमण जो है किया था। मतलब यूनानी मतलब जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में मित्रों। सिकंदर का भारत पर आक्रमण प्रथम यूरोपीय आक्रमण था मित्रों और द्वितीय जो है विदेशी आक्रमण था। यानी 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर का आक्रमण था वो क्या था, प्रथम यूरोपीय आक्रमण था मित्रों, ठीक है। और द्वितीय जो है विदेशी आक्रमण था मित्रों। उसके बाद हम लोग देखें ईरानी या पारसिक आक्रमण मित्रों, ईरानी या पारसिक आक्रमण। तो हम देखते हैं कि जो ईरानी जो समाज था या जो ईरानी साम्राज्य था या पारसिक समाज था, इसका जो संस्थापक था वो हकामनीस था मित्रों, ठीक है। इसकी राजधानी जो है पर्सिपोलिस के नाम से जानी जाती थी। फारस वालों को हकामनी भी कहा जाता था। और सबसे पहले जो है छयार्स नामक शासक था, इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था, परंतु इसे कोई विशेष जो है सफलता जो है नहीं मिली थी मित्रों। इसी के बाद में जो है डेरियस प्रथम या दारा ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी जो हकामनी वंश था इसने भारत पर पहले आक्रमण किया था। तो हकामनी वंश का शासक जो था छयार्स, इसने भारत पर पहले आक्रमण किया था, लेकिन इसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी मित्रों। फिर इसके बाद हम देखते हैं डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो अगर क्वेश्चन आए भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, तो छयार्स ने किया था मित्रों। और भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था, तो वो डेरियस प्रथम होगा मित्रों। उसके बाद हम जो है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, तो इसने जो है भारत पर जो है मित्रों 516 ईसा पूर्व में जो आक्रमण किया था। आक्रमण कर पश्चिमोत्तर भाग को जो है जीत लिया था मित्रों। यानी पश्चिमोत्तर भाग यानी सिंधु और अफगानिस्तान के आसपास का जो एरिया था मित्रों, वो पश्चिमोत्तर भाग के नाम से आना था। तो उसको सबसे पहले इसने जीता था।
और उसने इसे अपना 20वां प्रांत उस समय जो ईरानी साम्राज्य था, ठीक है, तो उसे ईरानी साम्राज्य को जो है वहाँ पर जो प्रांतों को क्षत्रप कहते थे मित्रों। तो यही माना जाता है कि जो भारत में जो क्षत्रप प्रणाली आई थी, हम देखते हैं जिसका हम लोग मौर्योत्तर काल में हम लोग उदय होते देखते हैं क्षत्रप प्रणाली, और अशोक के समय में भी हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो लिया गया है मित्रों, ये कहीं ना कहीं ईरानी साम्राज्य के आक्रमण से ही, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन से ही भारत में अपनाया गया था। तो जब डेरियस प्रथम ने मित्रों आक्रमण किया था, तो उत्तर पश्चिम भारत पर जो इसने क्षेत्र को विजित किया था मित्रों, वहाँ पर एक जो है अपने साम्राज्य की 20वें प्रांत की जो है स्थापना किया था। हेरोडोटस ने लिखा है कि दारा प्रथम को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण की आय जो है होती थी मित्रों। ये किससे? हेरोडोटस के विवरण से पता चलता है मित्रों, ठीक है। जो हेरोडोटस हैं, इन्होंने जो है भारत की कभी यात्रा नहीं की थी, लेकिन विभिन्न यात्रियों के विवरण के आधार पर जो है इन्होंने अपनी पुस्तक जो है लिखा था। उस पुस्तक में जो है इन्होंने ये जिक्र करते हैं कि भारत पर जब दारा प्रथम ने आक्रमण किया था, उत्तर पश्चिम में जो अपना एक 20वां प्रांत बनाया था, तो उससे जो है 360 टैलेंट की स्वर्ण की आय होती थी मित्रों। उसके बाद ईरानी संपर्क के फलस्वरूप जो है, जब ईरान से संपर्क हुआ तो उसके फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर भागों में एक नई लिपि खरोष्टी लिपि का जो है प्रचलन हुआ था मित्रों। और इस खरोष्टी लिपि हम देखते हैं, जब अशोक का जो अभिलेख मिलता है उत्तर पश्चिम में हम लोग जो मिलता है काबुल के आसपास के क्षेत्रों से, तो वो मित्रों जो है खरोष्टी लिपि में लिखी गई है, ठीक। और खरोष्टी लिपि क्या होती थी? वो दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी, इधर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। यह लिपि जो है ईरानी अरामाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी, यानी ये जो खरोष्टी लिपि थी ये ईरान की क्या थी? अरामाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी मित्रों। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। यानी जो फारस की जो स्वर्ण मुद्रा थी मित्रों, उसे डेरिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, डेरियस के नाम पर डेरिस कहा जाता था जो स्वर्ण मुद्रा थी, और जो रजत मुद्रा थी उसे सिंगलोई जो है कहलाती थी मित्रों। ये जो है डेरियस प्रथम का ये चित्र है, ये जो है डेरियस प्रथम का मैप है, वो चित्र है मित्रों, ये जो है डेरियस प्रथम का ये चित्र बना हुआ है मित्रों, ठीक, डेरियस प्रथम का चित्र बना हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं सिकंदर का आक्रमण मित्रों देखते हैं। तो फारसी आक्रमण के बारे में कोई बहुत ज़्यादा हमारे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से है उसको हमने इसमें कवर किया है, बाकी कथा कहानी नहीं लिखी गई है मित्रों। अब आगे हम सिकंदर का आक्रमण पढ़ें, उसके पहले हम जो है थोड़ा सा सिकंदर के आक्रमण को जो है मैप में जो है देख लेते हैं मित्रों। ये जैसे था, ये सिकंदर का, ये यहाँ था मैसिडोनिया, यहाँ था मित्रों जहाँ का सिकंदर जो शासक था। ये यहाँ मैसिडोनिया था मित्रों जहाँ का सिकंदर जो है शासक हुआ करता था। ये यहाँ से होते हुए अपने शासक, ये यहाँ से जो एथेंस इसकी जो है राजधानी हुआ करती थी, यहाँ से होते हुए मित्रों इस रास्ते का अनुसरण करते हुए यहाँ पर आया था। और उसके बाद में इस रास्ते को होते हुए, मतलब ये जो है, ये जो लाल सागर का उत्तर का जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ से ये सीरिया इराक होते हुए, इधर से होते हुए ये आया था मित्रों, ये आया था। फिर इस रास्ते से होते हुए ये सूसा होते हुए परसोपोलिस होते हुए इधर मुड़ा था, और फिर ये इधर तुर्कमेनिस्तान ये सब विजित करते हुए काबुल जीतते हुए मित्रों, और फिर उसके बाद इधर से ये तजाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों को पर कब्जा करते हुए यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर आ गया था इस रिवर तक। हाइडोपियस रिवर था यहाँ पर, जहाँ पर ये जो है इसने युद्ध किया था पोरस के साथ में मित्रों। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सिकंदर का ये जो पथ था इस रास्ते से आया था, लेकिन जब वो गया था मित्रों वापस, जब 323 ईसा पूर्व में, जब यहाँ से जब वापस, मतलब 326 ईसा पूर्व के आसपास जब यहाँ से वापस 325-26 में गया था, तो इधर से हुआ था, स्थल मार्ग से ये गया था, स्थल मार्ग से ये गया था ऐसे, और जो है इधर से आते हुए ये सूसा पहुँचा था, और जो है यहाँ पर अरबेला था, सूसा अरबेला, ये बगदाद था मित्रों, ये ईरान, ये जो बगदाद था, ये बगदाद के पास में यहीं पड़ता था बेबीलोन, जहाँ पर सिकंदर का जो है देहांत हो गया था मित्रों। और इसके देहांत के बाद में खास बात यह है कि सिकंदर का देहांत कहाँ? बेबीलोन हुआ था। पैदा कहाँ हुआ था? यहाँ पर पैदा हुआ था, एथेंस में पैदा हुआ था। इसका देहांत कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। और इसका जो मृत्यु हुई थी, और उसको जो दफनाया गया था मित्रों, वो अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया था,
या सिकंदरिया जिसे के नाम से जानते हैं हिंदी में, यहाँ पर इसको दफनाया गया था। सिकंदरिया उस समय बहुत पवित्र भूमि मानी जाती थी मित्रों, तो इस वजह से इसे यहाँ दफनाया गया था। और उसके बाद जो इसका जो सिकंदर के नेतृत्व में सेना गई थी वो स्थल मार्ग का अनुसरण करते हुए जिसने इस मार्ग का अनुसरण किया था, लेकिन जो इसका जो नौसेना प्रमुख था, नौसेना प्रमुख जो ने जिस रास्ते का अनुसरण किया था वो इधर से गया था, जल मार्ग से होते हुए ऐसे ऐसे गया था मित्रों। ठीक, इधर से जल मार्ग होते हुए वो अपना सफ़र उसने तय किया था। तो आगे हम लोग देखते हैं सिकंदर से संबंधित अन्य जानकारियों को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सिकंदर का आक्रमण मित्रों, तो हम लोग देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का जो आक्रमण है हमारा, इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में मित्रों मकदूनिया में हुआ था। ठीक, एथेंस नहीं, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था मित्रों। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में जो है मकदूनिया में हुआ था, जन्म हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी मित्रों वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन एशिया में हुआ था मित्रों। ठीक है, ये इराक के पास पड़ता था बेबीलोनिया, वहाँ पर हुई थी मृत्यु। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, और यहाँ पर लिखा हुआ इसकी अंत्येष्टि इसकी अलेक्जेंड्रिया में हुई थी, यानी अफ्रीका में हुई थी। ये विश्व का प्रथम महान शासक है मित्रों, जिसका जन्म कहीं अलग हुआ था, मृत्यु कहीं अलग हुई थी, और इसकी अंत्येष्टि जो है कहीं अलग हुई थी मित्रों। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण प्रथम यूरोपीय था और द्वितीय विदेशी आक्रमण था मित्रों। प्रथम यूनान का आक्रमण से किया था, तो प्रथम क्या था, भारत पर आक्रमण प्रथम यूरोपीय आक्रमण था क्योंकि यूनान से आया था ये आक्रमण करने के लिए, और द्वितीय विदेशी आक्रमण था क्योंकि इसके पहले जो है दारा ने 510 ईसा पूर्व में आक्रमण वो कर चुका था मित्रों। सिकंदर जो है भारत में 19 माह रहा था। तब मगध का शासक जो है धनानंद जो हुआ करता था मित्रों, और उस समय जो मौर्य वंश से पूर्व जो धनानंद था मित्रों, जो नागवंश का था, हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश, जो नंदवंश का शासक था, जो धनानंद नंदवंश का शासक, वो बहुत ही महान शासक उस समय माना जाता था, और इसका भारत के बहुत बड़े एक क्षेत्र पर जो है उस समय कब्जा था मित्रों। तो सिकंदर जो है जब भारत में आक्रमण किया था 325-26 ईसा पूर्व में, उस समय जो है धनानंद जो है शासक था भारत का, और उस समय 19 माह तक सिकंदर ने जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर रहा था मित्रों। उसके बाद जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी से सिकंदर जो है आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि इसकी सेना ने जो है आगे बढ़ने से मना कर दी थी। इसके पीछे जो है विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत जो है बताए हैं मित्रों। इसमें से कुछ मत है कि सैनिक एक लंबे समय से युद्ध करते हुए आ रहे थे और काफ़ी दूर से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तो काफ़ी थक चुके थे। इस वजह से भारी थकान की वजह से उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं मित्रों कि क्योंकि उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो है सप्त सिंधों का प्रदेश था, वो दलदली क्षेत्र था, और जब ये आक्रमण किया था सिकंदर ने मित्रों, तो उसमें जो है वो वर्षा ऋतु आ गई थी मित्रों। तो उससे क्या हुआ था, वो बारिश की वजह से वहाँ पर मच्छर और मलेरिया रोग जो है व्यापक पैमाने पर फैल चुका था, जिससे काफ़ी सैनिक जो है मलेरिया रोग से मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो साइकोलॉजिकल एक मिथ उनके अंदर कहीं ना कहीं घर कर गई थी कि अगर हम ब्यास नदी के आगे हम बढ़े, कि अगर हम ब्यास नदी के आगे बढ़े तो वहाँ पर जो है हम लोग मारे जाएंगे, कि वहाँ पर कोई भूत या इस टाइप की कुछ शक्तियाँ हैं, कोई जादुई शक्तियाँ हैं, इस वजह से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो जो भी हुआ, इससे सैनिकों का जो है मित्रों मनोबल टूट गया था, और सिकंदर ने उनके मनोबल को भरसक भरने का प्रयास किया और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सेना ने हाथ खड़े कर दिए और पूरी तरीके से जो है आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अंततोगत्ता जो है सिकंदर जो है निराश हो गया, और फिर उसने जो है वापस लौटने का प्लान बनाया था मित्रों। तो इसी वजह से मित्रों सिकंदर जो है अपना स्थल मार्ग से वापस निकल गया था, और फिर उसका जो नौसैनिक था वो जल मार्ग से होते हुए वो वापस गया था मित्रों। अगला है पॉइंट इसमें कि तक्षशिला का जो शासक था हमारा अंभी, तक्षशिला का शासक था अंभी, और हिंदुकुश का जो शासक था हमारा शशिगुप्त था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उसमें तक्षशिला का शासक अंभी था, और हिंदुकुश का शासक शशिगुप्त ने सिकंदर को जो है बुलाया था। इन्होंने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, न्योता दिया था। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हम मुगल काल में देखेंगे, बाबर को जो है दौलत खां लोधी और अन्य जो है
अन्य जो स्थानीय शासकों के द्वारा जो है निमंत्रण देकर बुलाया गया था आक्रमण करने के लिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सिकंदर के समय में भी जो है तक्षशिला का जो शासक था हमारा आम्बी और हिंदुकुश का जो शासक था हमारा शशिगुप्त ने सिकंदर को जो है बुलाया था मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं कि आम्भी का जो राज्य था हमारा वह सिंधु और झेलम के बीच में था। जो आम्भी था ये सिंध और झेलम के बीच में उस समय शासन कर रहा था मित्रों। और जो पोरस था मित्रों वो झेलम और चेनाब के बीच में उस समय था। झेलम और चेनाब के बीच में पोरस का साम्राज्य उस समय स्थापित था मित्रों। अब हम देखते हैं कि यह है सिकंदर की पिक है। ये सिकंदर का घोड़ा है, बुकाफिलस जिसे कहते हैं मित्रों। और बाकी ये जो है ये सिकंदर है, इस पर सवार है विजय की मुद्रा में। तो हाइडोफिसीज का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध जो है, जो कि ब्यास नदी के तट पर हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था मित्रों। और यह युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पुरु आबलिक पोरस की पराजय हुई थी मित्रों। और इसमें हाथियों और धनुष की तकनीक की रणनीति का प्रयोग में भूल के कारण हुआ था। ऐसा माना जाता है मित्रों कि पोरस की जो पराजय हुई थी वो कुछ रणनीतिक भूल की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने हाथियों और धनुष की जो तकनीक अपने युद्ध में प्रयोग की थी उसको उसने गलत तकनीक से प्रयोग कर ली थी। क्योंकि उसने क्या किया था, हाथी को अग्रिम मोर्चे पर कर दिया था और धनुष बाण वाले को, जो हमारी धनुष बाण वाली सेना थी, उसको पीछे कर दिया था मित्रों। और हुआ क्या था कि उस समय धनुष जो है काफ़ी बड़े होते थे, उनको पैर से रखकर जो है खींच कर जो है निशाना लगाना पड़ता था। लेकिन उस समय क्या थी, ज़मीन गीली थी, बारिश का समय था, तो हम निशाना उतना अच्छा नहीं लग पा रहा था। और दूसरी बात, जब क्या हुआ कि आगे जो है हाथियों में जब भगदड़ मच गई, जब सेना अग्रिम मोर्चे पर हाथी थी, तो उसने जो है अपने ही जो है सैनिकों को रौंदते हुए पीछे भागने लगी थी। तो इससे पोरस के ही जो है काफ़ी सारे सैनिक मारे गए थे और हताहत हुए थे। इसी वजह से ये माना जाता है कि तकनीकी रणनीति के कारण पोरस की इसमें पराजय हुई थी मित्रों। परंतु पोरस की बातचीत से सिकंदर बेहद प्रभावित हुआ था। पोरस जो पराजित जब हो गया, तो पोरस और सिकंदर की जब बातचीत हुई तो सिकंदर जो है पोरस से काफ़ी प्रभावित हो गया था और पुरु का जो राज उसने जीता था सिकंदर ने, उसे वापस कर दिया था। बस केवल अपने अधीनस्थ कर उसको वापस कर दिया था मित्रों। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा था और उसकी सेनाओं ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया था मित्रों। कई बार पूछा गया है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी उन्होंने अपने विजय को किस नदी क्षेत्र से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो उसका आंसर है ब्यास नदी मित्रों। उसके बाद जो प्रसिद्ध इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और वापस चला गया, परंतु जो है भारत अपरिवर्तित रहा। अर्थात भारत का यूनानीकरण नहीं हो पाया, यानी भारत का यूनानीकरण नहीं हुआ, यानी यूनान की सभ्यता का भारत में जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा कौन मानता है? विंसेंट स्मिथ जी मानते हैं मित्रों। लेकिन विंसेंट स्मिथ जो है पूरी तरीके से सही नहीं है मित्रों। अभी हम लोग देखेंगे। सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी, बगदाद के पास है, हम लोग देख चुके हैं मैप में। इसको अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया में जो है दफनाया गया था और इसकी जो अंतिम विजय जो है पाटल राज्य में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों कि सिकंदर की जो अंतिम विजय हुई थी वो पाटल राज्य के विरुद्ध थी मित्रों। उसके बाद आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप जो है 4 नए व्यापारिक मार्गों की जो है खोज हुई थी, क्योंकि सिकंदर जो है सिंधु के रास्ते से वापस गया था, स्थल मार्ग के माध्यम से वापस गया था, जिससे नए व्यापारिक मार्ग की खोज हुई थी। जबकि उसका सेनापति जो नियार्कस था वो समुद्र के रास्ते से वापस गया था मित्रों। तो ये जल मार्ग की खोज हुई थी। तो यहाँ से क्या होगा? भारत का व्यापार जल मार्ग के माध्यम से, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें जलपोत वगैरह मिलते हैं जिससे हमारे समुद्री व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है लोथल वगैरह से, और हमें इंस्टेंट डाकयार्ड भी लोथल से मिला है, भोगा नदी के किनारे स्थित था। तो हमारा जो विदेशी व्यापार तो पहले से ही हो रहा था जलपोत के माध्यम से, लेकिन हमें जो है और नए व्यापारिक मार्ग की खोज हुई थी मित्रों। तो भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गए थे। जो यूनानी आक्रमण का जो प्रभाव पड़ा था, एक तो 4 नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई थी मित्रों, ये था,
और दूसरा क्या था कि भारत में यूनानी मुद्राओं का अनुकरण किया गया और उलूक शैली के सिक्के जो है जारी किए गए थे। उसके बाद जो उसने कई नगरों का निर्माण भी कराया था, जिसमें निकैया था, पोरस पर जो पूर्व राज्य पर उसने विजय किया था, उसके उपलक्ष्य में निकैया राज्य की स्थापना किया था। उसके बाद बुकेफाल राज्य की स्थापना किया था अपने घोड़े के नाम पर मित्रों। और उसके बाद सिकंदरिया प्रमुख थे, सिकंदरिया नगर की भी स्थापना उसने की थी। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम से 1 लाख साणों को अपने गृह नगर मकदूनिया जो है भेजा था मित्रों। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि 1 लाख साणों का उपयोग वो यहाँ से मकदूनिया लेकर गया था और वहाँ पर क्या कराया था, इन साणों के माध्यम से अपने कृषि क्रम को आगे बढ़ाया था मित्रों, जिससे वहाँ पर वहाँ के अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा गया था। जो काली मिर्च थी ये यवन में जो है यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। यहाँ उसी सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ से लेकर गए थे, तो उसे इतनी प्रचलित हुई थी कि उसे यवन प्रिया कहा गया था काली मिर्च को मित्रों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यवन प्रिया के नाम से आना आता है, तो काली मिर्च को यवन प्रिया के नाम से जाना जाता है मित्रों। उसके बाद नाटक के पर्दे को यवनिका कहा गया। जो नाटक का पर्दा होता है, जैसे हम लोग पर्दे के पीछे कई नाटक देखते हैं तो क्या होता है, पर्दा हटता है तो कलाकार लोग सामने आ जाते हैं और फिर जैसे ही वो लोग पर्दे के पीछे आते हैं पर्दा धीरे धीरे बंद होने लगता है, तो वो यूनानी कल्चर है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने आज ईरानी, फारसी और यूनानी आक्रमण को जो है कवर किया मित्रों। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग करेंगे बौद्ध और जैन धर्म का करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है बौद्ध, जैन धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म और अन्य जो है धार्मिक संप्रदायों का अध्ययन हम लोग करेंगे मित्रों। और फिर उसके बाद में हम लोग मौर्य साम्राज्य का जो है अध्ययन करेंगे मित्रों। ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोग पढ़ते रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मित्रों तो इसे लाइक कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे संस्थान के अन्य वीडियो जो है आपको लगातार प्राप्त होते रहे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।